गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम जीएसटी में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल है। हमने डेफिनेशन स्टार्ट की थी। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी गुड्स की, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। तो किसे गुड्स माना है, किसे सर्विस माना है, उसको डिफाइन किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, जीएसटी वालों ने। तो गुड्स की डेफिनेशन हो गई थी, अब हम सर्विस की डेफिनेशन समझेंगे यहाँ पर। तो पहले हम इसे रफली समझ लेते हैं और फिर बाद में हम रीड कर लेंगे, ताकि उससे आपको लर्न हो जाएगा। सर्विस का वैसे क्या मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट मीन बाय सर्विस, सेवा क्या है, तो आप बोलेंगे जिसमें दो एलिमेंट होते हैं उसे हम सर्विस बोलते हैं। एक तो वो इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते हैं, सर्विस इज़ अ इंटेंजिबल, प्लस उससे कोई वैल्यू एडिशन आपको मिलता है, इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन, इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट मीन बाय सर्विस, तो आप बोलेंगे इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। सर्विस इज अ इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल आपको कोई पढ़ा रहा है, राइट, ठीक है, तो इंटेंजिबल है, आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, राइट। टेंजिबल मीन जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं सॉरी। इंटेंजिबल को आप टच नहीं कर सकते, राइट, उसे आप फील कर सकते हैं, प्लस उससे आपकी वैल्यू में कोई एडिशन हो रहा है कि आप जब कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपका वैल्यू बढ़ रही है, राइट, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो सर्विस इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन है। लाइक आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो वो इंटेंजिबल है, और प्लस उससे कोई वैल्यू एडिशन मिल रहा है, कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जीएसटी की कि सर्विस क्या है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला कि सर्विस का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। ऐसी डेफिनेशन शुरू से अच्छी लगती है क्योंकि इजी होती है। तो गुड्स को छोड़ के जो बच गया वो क्या है, सर्विस है। गुड्स क्या है वो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। गुड्स के अलावा जो चीज़ें बच गई उन्हें उन्होंने सर्विस मान लिया, ठीक है। पर सर्विस डज नॉट इंक्लूड, जैसे आपने पढ़ा था गुड्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं थी, ऐसे उन्होंने बोला सर्विस में हम इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम वही, एक तो मनी, मनी मतलब जो अभी चल रही है करंट मनी, जो आपके पास है, रुपए, करेंसी, कॉइन, ठीक है, चाहे वो डॉलर में हो चाहे वो रुपीज़ में, जो करंट मनी जो चल रही है उसे वो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है सर्विस की डेफिनेशन में, ठीक है। एनी ट्रांजेक्शन इन मनी, अगर कोई ट्रांजेक्शन मनी में होता है, एनी ट्रांजेक्शन इन मनी। अब नाउ व्हाट इन बाय एनी ट्रांजेक्शन इन मनी, सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, राइट, 1000 रुपीज़ हैं, आपने इसे कन्वर्ट करवाया किसी कॉइन में, ठीक है, तो ट्रांसफर इन मनी हो रहा है, कन्वर्जन मनी हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, पर बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है। लेट सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, आपको 1000 रुपीज़ का कॉइन मिल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर इन मनी है, राइट, तो इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, अगर बैंक आपसे सेपरेट कोई कंसिडरेशन लेता है इसके लिए कि हम आपको 1000 रुपीज़ का कॉइन तभी देंगे जब आप हमें 20 रुपये कमीशन देंगे बीच में, तो इस कमीशन पे बैंक को देना होगा जीएसटी। पर अगर आप ट्रांजेक्शन मनी कर रहे हैं, कि पैसे का लेन देन कर रहे हैं, कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मनी पे नहीं लगेगा, ट्रांसफ़र इन मनी हो रहा है ऑनली तो भी नहीं लगेगा। एक है सिक्योरिटी मार्केट, आपने गुड्स में ही पढ़ा था, सिक्योरिटीज़, ठीक है, एक सेट के सिक्योरिटीज़ पे नहीं लगेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपने पढ़ा था, एक तो शेयर बेचने खरीदने पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, डिवेंचर्स, बॉन्ड, राइट, डेरिवेटिव्स पे भी नहीं लगेगा, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर आप डिलीवरी करते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी करते हैं, तो आपको जीएसटी देना होगा। डेरिवेटिव का मतलब तो आप समझते हैं, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए जिसकी वैल्यू किसी अंडरलिंग असेट पे डिपेंड करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना फ्यूचर के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी उस अंडरलिंग असेट में। अंडरलिंग असेट मतलब जिस असेट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड अभी चल रहा है, गोल्ड का प्राइस सपोज 1,10,000, ये गोल्ड का प्राइस है। मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड का प्राइस हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ 1,25,000 नियर बाय। आप कह रहे नहीं, गोल्ड का प्राइस होगा 1,05,000, राइट। तो हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो गोल्ड एक अंडरलिंग असेट हो गया जिसके बेस पे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड हो रही है, राइट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी अंडरलिंग असेट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 महीने बाद या तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, कुछ भी हो सकता है, मान लेते बढ़ जाती है, 1,22,000 हो जाती है,
तो अप्रॉक्स मेरा जो अंदाज़ा है वो सही हुआ, राइट, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, वो हम एक दूसरे को पे करेंगे। एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, जनरली डेरिवेटिव्स में एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, केवल प्राइस का सेटलमेंट होता है। तो 1,10,000 से 22 हो गया प्राइस, तो ठीक है 12,000 इंक्रीज़ हो गया, तो आपको मुझे 12,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि आप शर्त हार गए हैं एक तरह से। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें आप लूज़र हैं, आई एम द विनर, राइट। तो 12,000 रुपीज़ आप मुझे पे करेंगे, पर कोई डिलीवरी नहीं हो रही है गोल्ड की यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फ्यूचर फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स का ही पार्ट होते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कोई पूछ ले फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी होती है सामान की, राइट। जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद आपने गोल्ड देने का प्रॉमिस किया था मुझे, तो आप सच में मुझे गोल्ड देंगे और मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करूँगा, राइट। तो ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जनरली डिलीवरी होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी का क्लॉज होता है। तो 2 महीने बाद आप मुझे गोल्ड देंगे और मैं आपको पैसे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिलीवरी हो रही है, और यहाँ पे फिर जीएसटी लगेगा अगर डिलीवरी हो रही है। अगर मान लो डिलीवरी नहीं हो रही है, केवल प्राइस का सेटलमेंट हो रहा है, तो डेरिवेटिव्स का पार्ट होगा, वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें डिलीवरी नहीं होती है, प्राइस का सेटलमेंट होता है, राइट, जैसे यहाँ पे हुआ था अभी। तो फ्यूचर फॉरवर्ड में फ़र्क समझ में आ गया होगा। जनरली फॉरवर्ड में डिलीवरी होती है उस गुड्स की जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर डिलीवरी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो गुड्स इन्वॉल्व होगा और वहाँ पे जीएसटी लगेगा। अगर डिलीवरी नहीं हो रही, केवल प्राइसेस का सेटलमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है। तो सर्विस का मतलब क्या हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो अदर देन गुड्स है, पर मनी को नहीं माना गया है सर्विस। इसे आपने गुड्स में भी पढ़ा था, गुड्स में मनी को इंक्लूड नहीं किया गया था। यहाँ पे मनी का मतलब है करंट मनी जो अभी चल रही है। अगर कोई पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट हैं आपके पास में जो बंद हो चुकी है करेंसी, अगर आप उसे सप्लाई करते हैं तो उस पर तो जीएसटी लगता है, पर जो करंट मनी चल रही है मार्केट में उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह अगर ट्रांजेक्शन मनी हो रहे हैं, जैसे आप मनी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे लोन ले रहे हैं बैंक से, लोन लेना भी मनी में ट्रांजैक्शन, और लोन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे पर वो मनी है, उस पर कोई जीएसटी लगेगा। इसी तरह किस आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मनी का ट्रांजैक्शन है, पर इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो एनी ट्रांजैक्शन विच इज़ हैपनिंग इन मनी, जो मनी में हो रहे हैं उन पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसी तरह कोई भी सिक्योरिटीज़ है, जैसे शेयर हैं लिस्टेड कंपनी के जो आप बेच रहे हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर गुड्स की डिलीवरी होगी फ्यूचर फॉरवर्ड में तब तो लगेगा जीएसटी, पर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड बेचने पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता है। पर अगर फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं और अगर उसमें कोई गुड्स की डिलीवरी हो रही है तो जीएसटी लगेगा। हाँ, क्योंकि केवल प्राइस का सेटलमेंट हो रहा है, प्राइस का सेटलमेंट हो रहा है तो जीएसटी नहीं है। पर अगर फिजिकली गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो यू हैव टू पे जीएसटी, फिर आपको जीएसटी देना होगा। चलिए, अभी आपने पढ़ा कि शेयर मार्केट पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, पर अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू आप बेच रहे हैं अपने शेयर, राइट, तो ब्रोकर आपसे क्या लेता है, ब्रोकरिंग चार्जेस या कमीशन लेता है, तो कमीशन पे तो जीएसटी देना होगा ब्रोकर को। शेयर बेचने खरीदने पे तो नहीं लगेगा जीएसटी, पर जो ब्रोकर अगर आपसे कमीशन ले रहा है, किसी ब्रोकर के थ्रू आप बेच रहे हैं, तो ब्रोकरेज सर्विसेज पे जो फैसिलिटेट करा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा रहे हैं, बायर और सेलर के बीच में मीडिएटर हैं, और वो आपसे कोई कमीशन चार्ज कर रहे हैं फॉर दिस पर्पज़, तो दे आर लायबल फॉर जीएसटी, उन्हें जीएसटी देना होगा। तो ब्रोकरिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस पर जीएसटी इन्वॉल्व होगा। इसी तरह मान लीजिए आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की थी अमेरिका में, एक्सपोर्ट तो आप समझते ही, राइट, इंडिया के बाहर सामान भेजना, और आपको $1,00,000 रिसीव हुए हैं। अब ये डॉलर तो चलेंगे नहीं इंडिया में, राइट, आपको इन्हें रुपए में कन्वर्ट करवाना होगा। आप बैंक गए, ठीक है, बैंक आप इन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा, पर बैंक आपसे एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, बैंक मीडिएटर है, सर्विस दे रहा है। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपसे 2,000 रुपीज़ देंगे फॉर द कन्वर्जन ऑफ डॉलर। तो अगर कोई पर्सन आपके एक फॉर्म ऑफ करेंसी को दूसरी फॉर्म ऑफ करेंसी में कन्वर्ट करता है और वो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करता है, तो वो उस सेपरेट कंसिडरेशन पे जीएसटी देगा, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहा है। अगर बैंक आपसे कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा, एक फॉर्म ऑफ करेंसी को दूसरी फॉर्म ऑफ करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, पर अलग से कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आई होप सर्विस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम रीड कर लेते हैं। देखिए, सर्विस मीन्स एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ अदर देन गुड्स, बस पहले यहीं तक समझ लें। गुड्स के अलावा जो भी चीज़ बच गई वो क्या है, सर्विस है, कॉमा मनी एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है।
अब देखा देखिए अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़ दीजिए, गुड्स नहीं है सर्विस, मनी भी सर्विस नहीं है और सिक्योरिटीज़ भी सर्विस नहीं है, बट इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी। आप एक फॉर्म ऑफ करेंसी से दूसरी फॉर्म ऑफ करेंसी में चेंज कर रहे हैं, फॉर विच अ सेपरेट कंसेशन चार्ज, आप अलग से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये सर्विस माना जाएगा। बताया था अभी अगर आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करा रहे हैं और बैंक आपसे एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज कर रहा है फॉर दिस सर्विस, तो बैंक को जीएसटी देना होगा। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द एक्सप्रेशन सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी। बताया था भी अगर आप कोई सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन अरेंज करवाते हैं, यानी आप ब्रोकर हैं, मीडिएटर हैं, बायर और सेलर को मिला रहे हैं, ट्रांजेक्शन अरेंज करवा रहे हैं और बीच में अपना कोई ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर तो आपको जीएसटी देना होगा। अब कई डेफिनेशन और सेक्शन के नीचे एक्सप्रेशन वर्ड लिखा होता है। अब सर ये क्यों देता है जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्स? एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जाता है कि मान लो अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता सपोज, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्योरिटीज़ पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आप ब्रोकर हैं, आप बेच रहे हैं शेयर डिवेंचर, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बीच में कमीशन ले रहे हैं, और जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे पूछता है भैया जी कमीशन पे टैक्स लगेगा, कोई कमीशन तो एक सर्विस है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपने तो लिख रखा है ना सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसलिए डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया था, कल को लोगों में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने अलग से लिखा कि हमने भैया लिख रखा है पहले से कि अगर आप फैसिलिटेट करवा रहे हो, आप अरेंज करवा रहे हो ट्रांजेक्शन, बायर मीडिया और सेलर को मिलवा रहे हो, बीच में कमीशन चार्ज कर रहे हो, तो वो कोई सिक्योरिटीज़ का पार्ट नहीं है, वो कमीशन है, ब्रोकरेज है, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 102। तो आई होप सर्विस की डेफिनेशन कवर्ड आपको समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन उठता है सर प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्यों दे रखी है? प्रिंसिपल और एजेंट आप समझते हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं। एजेंसी रिलेशन, एजेंसी रिलेशन, एजेंसी लेना समझते ही हैं आप। एजेंसी लेते हैं जैसे गैस की एजेंसी होती है, राइट? तो एक पर्सन जो ले रहा है एजेंसी उसे बोलते हैं एजेंट, और जो एजेंसी देता है उसे बोलते हैं अपन प्रिंसिपल, राइट? एजेंट जो एजेंसी ले रहा है और प्रिंसिपल जो एजेंसी दे रहा है, और इन दोनों के रिलेशन के, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एजेंसी रिलेशन होता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका एजेंट में बन जाता हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट को बेचूंगा, आपसे क्या लूँगा, फिर कमीशन लूँगा। एजेंट कमीशन लेता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए, राइट? तो आप पहले अपना प्रोडक्ट मुझे देंगे, पहले मैं उससे लूँगा अपने गोडाउन में, अपनी शॉप पे, और फिर उसे सेल करूँगा, राइट? तो जब आप मुझे दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो वो सेल है क्या? सप्लाई। सेल को जीएसटी में सप्लाई बोलते हैं, राइट? सप्लाई, सेल और परचेज वर्ड नहीं है पूरी जीएसटी में, सप्लाई वर्ड है। अगर आप बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई, ले रहे हैं तो इनवर्ड सप्लाई। तो पहले आप मुझे सप्लाई करेंगे अपना सामान, फिर मैं उसमें आगे बेचूंगा और फिर आपसे कमीशन चार्ज करूँगा, राइट? तो जब आप मुझे भेज रहे हैं तो क्या सप्लाई है, क्या ये सेल है? मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए क्या ऐसे सेल मानेंगे? तो वैसे तो ये सेल नहीं है, मैं तो आपका ही आदमी हूँ एक तरह से, राइट? पर जीएसटी डिपार्टमेंट लिखा है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है कोई सामान, या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, इट इज़ कंसिडर एज ए सेल और सप्लाई, इसे सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी चार्ज होगा। जब प्रिंसिपल एजेंट को सामान भेजेगा या एजेंट प्रिंसिपल को सामान भेजेगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा और सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होगा और उस पर जीएसटी देना होगा। इसलिए यहाँ पे बता रखा है कि प्रिंसिपल किसे माना गया है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है। और आप ये पढ़ चुके हैं 11th से कि एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है। यानी एजेंट ने किसी को गुड्स बेचा और उस गुड्स में 1 ईयर की वारंटी थी कि भैया कोई डिफेक्ट होगा तो वो कंपनी सुधार के देगी। मान लो बाद में डिफेक्ट होता है तो कस्टमर तो एजेंट को कांटेक्ट करेगा और एजेंट प्रिंसिपल को कहेगा कि उस गुड्स को सुधार के दो क्योंकि उस गुड्स में कोई डिफेक्ट है। तो प्रिंसिपल मना नहीं कर सकता, एजेंट अपने काम से प्रिंसिपल को लायबल कर सकता है। ऑब्वियसली वो बिजनेस का ही काम होगा, कोई पर्सनल लोन लिया तो उसके लिए आप प्रिंसिपल को लायबल नहीं कर सकते। हाँ, जिसके लिए आपने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर एजेंट काम कर रहा है तो वो अपने काम से अपने प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है, राइट? तो अगर प्रिंसिपल एजेंट आपस में एक दूसरे को गुड्स सप्लाई करेंगे तो दे आर लायबल फॉर जीएसटी, उन्हें जीएसटी देना होगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर एन एजेंट, कोई भी एजेंट कैरी कर रहा है ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिट ऑफ गुड्स, या तो रिसिट ऑफ गुड्स कर रहा है या तो रिसीव कर रहा है सर्विसेज और बोथ, ठीक है? तो रिसीव करेगा, सप्लाई करेगा। अब एजेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं।
एक एजेंट तो ऐसा होता है जो आप उसे सामान देंगे फिर वो आगे बेचेगा, तो ये तो सेलिंग एजेंट हो जाएगा एक तरह से। पहले आप उसे सप्लाई करेंगे फिर वो आगे सामान बेचेगा, तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं सेलिंग एजेंट। एक एजेंट ऐसा होगा कि वो आपके बिहाफ पे किसी से सामान खरीदेगा, पहले वो खरीदेगा सामान फिर वो आपको प्रोवाइड कराएगा बेचने के लिए, तो ऐसे एजेंट को बोलते हैं बाइंग एजेंट। एंड बोथ एजेंट आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजेंट, ये दोनों ही एजेंट कवर्ड होंगे। एजेंट सेलिंग एजेंट भी हो सकता है, बाइंग एजेंट भी हो सकता है। सेलिंग एजेंट मतलब पहले आप उसे सामान भेजेंगे वो आगे बेचेगा तो उसे सेलिंग एजेंट बोलेंगे। बाइंग एजेंट मतलब जो पहले किसी से खुद प्रोक्योर करेगा खरीदेगा फिर आपको देगा बेचने के लिए, तो ऐसे एजेंट को बाइंग एजेंट बोलते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक लाइन दे रखी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी एज बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बताएगी। पर मीनिंग क्या हुआ सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का? ऐसी कोई भी अथॉरिटी इन जीएसटी मतलब जीएसटी में जो कोई डिसीजन ले सकती है, कोई भी डिसीजन लेने का राइट दिया गया है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। जैसे कमिश्नर है जीएसटी का, तो वो कोई डिसीजन ले सकता है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो ऑर्डर पास कर सकता है, तो जो कमिश्नर क्या हो गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है फैमिली की। अब माइंड में क्वेश्चन आता है सर फैमिली और परिवार की डेफिनेशन जीएसटी में क्यों दे रखी है? ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप है गारमेंट, आप कपड़े की शॉप है आपकी, शोरूम है बहुत बड़ा, ठीक है। मिस्टर ए का और इनका एक ब्रदर है मिस्टर बी, इसकी एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी वॉटेवर कुछ भी मान सकते हैं आप। अब मिस्टर ए क्या करते हैं, अपनी शॉप पे रखे हुए कुछ कपड़े एज ए गिफ्ट मिस्टर बी को दे रहे हैं, भाई हैं दोनों, ठीक है, और मिस्टर बी को दे रहे हैं कुछ कपड़े, और ये कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे, फ्री में दे रहे हैं। कोई भाई है तो ऑब्वियसली गिफ्ट है, तो गिफ्ट के लिए तो आप कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे। पर जो गुड्स आपने खरीदा था पहले वो बिजनेस के नाम से खरीदा था, राइट? आपने जो गुड्स परचेज किया था बिजनेस के नाम से था, और परचेज पे आपने क्या दिया था, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आपने दिया था, और फिर इनपुट टैक्स से क्या मिलता है, क्रेडिट। आप पढ़ चुके हैं आउटपुट टैक्स में से इनपुट को डिडक्ट कर देते हैं। पर अब आउटपुट टैक्स तो आप दोगे ही नहीं, क्योंकि जब आप सामान फ्री में दे रहे हो तो आउटपुट टैक्स तो आप दोगे नहीं, राइट? ठीक है, तो आउटपुट टैक्स नहीं दोगे, पर इनपुट टैक्स का आपने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि 1 to 1 कोरिलेशन हुई थोड़ी कि जो कपड़ा मैंने खरीदा उसी को बेचूंगा तभी मुझे इनपुट टैक्स घटाने दोगे। आप किसी का भी इनपुट टैक्स किसी के भी आउटपुट टैक्स से घटा सकते हैं। 1 to 1 कोरिलेशन मेंटेन करना जरूरी नहीं है जीएसटी में। 1 to 1 कोरिलेशन मीन्स कि जो प्रोडक्ट खरीदा उसके खरीदने पर जो टैक्स दिया, जब वो प्रोडक्ट बिकेगा उसके बेचने पर जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसी में से इनपुट डिडक्ट होगा। ऐसा नहीं है, आप किसी का भी इनपुट टैक्स किसी के भी आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब आप फ्री में दे रहे हो तो आउटपुट टैक्स तो अब आप दोगे नहीं, तो जब आउटपुट टैक्स ही नहीं दोगे तो फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्यों लिया? डिपार्टमेंट बोलेगा क्योंकि हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो ये सोच के देते हैं कि कल को तुम हमें आउटपुट टैक्स दोगे तो डबल टैक्सेशन नहीं हो, इस वजह से हम इनपुट टैक्स घटाते हैं। पर जब तुम आउटपुट टैक्स ही नहीं दोगे तो इनपुट का क्रेडिट नहीं देना चाहिए, राइट? तो ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होंगे और आप उन्हें कम कीमत में या बहुत ज़ीरो प्राइस पे बेचेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इनपुट टैक्स का क्रेडिट तभी देता है डिपार्टमेंट जब आप अपने गुड्स को एक रीजनेबल वैल्यू पे बेचते हैं जो मार्केट में चल रही है, राइट? या फिर आप अपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लेते हैं। पर इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो लेता ही है बिजनेसमैन, जब कोई सामान खरीदता है खरीदने पर जीएसटी देता है तो वो किसी भी प्रोडक्ट से एडजस्ट करा लेता है। तो डिपार्टमेंट ने फैमिली की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है कि अगर आप इन लोगों को बेचते हो, कोई भी चीज़ सप्लाई करते हो अपने बिजनेस की, तो डिपार्टमेंट डाउट की नज़र से देखेगा कि ये ज़रूर हुआ होगा कि आपने अपने परिवार से तो कम पैसे लिए होंगे या पैसे नहीं लिए होंगे, तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन लोगों को बेचोगे तो आपको डाउट की नज़र से देखा जाएगा। यू हैव टू प्रूव, अगर कोई नोटिस आता है तो आपको प्रूव करना होगा कि मैंने जो सामान बेचा है इन लोगों को उसके लिए मैंने पैसे चार्ज किए, या अगर बेचा है तो मैंने कोई इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया उस सामान पर। क्लियर? देखिए, क्योंकि ये लोग मिलकर गड़बड़ी कर सकते हैं ना, आप बिल कम का बना सकते हो तो डिपार्टमेंट को नुकसान होगा, क्योंकि आप इनपुट टैक्स तो पूरी वैल्यू पे ले रहे हो और दे नहीं रही हो टैक्स डिपार्टमेंट को। फैमिली मीन्स द स्पाउस, स्पाउस मतलब जीवन साथी आएगा। अगर वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हस्बैंड, और हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वाइफ, और चिल्ड्रन आ जाएंगे ऑफ द पर्सन, मतलब जो आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, ठीक है, पत्नी है, वो इसमें कवर्ड होगी, राइट? चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, चाहे वो खुद कमाते हो चाहे नहीं कमाते हो, वो आपकी फैमिली का पार्ट है। पर मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, दादा दादी तभी आएंगे फैमिली में जब वो आप पे डिपेंड करते हो पैसे के लिए, मतलब आप
मेनली वो आप पे डिपेंड करते हो। द पेरेंट्स, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, ब्रदर्स, भाई, सिस्टर, बहनें ऑफ द पर्सन इफ़ दे आर होली और मेनली डिपेंड ऑन द सेट पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज 14। अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, तभी वो आपकी फैमिली का पार्ट है। ऑल्दो फैमिली का पार्ट है, आप अभी जाके मत बोल देना कि टैक्स में बोल दिया फैमिली का पार्ट नहीं हो, क्योंकि आप खुद कमाते हो। टैक्स के अकॉर्डिंग से, टैक्स वालों के अकॉर्डिंग फैमिली में तभी माने जाएंगे जब वो आप पे डिपेंड करते हो। क्लियर? गवर्नमेंट का मतलब देखा है, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे हैं राइट नाउ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 53 इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन तो ऐसे देखिए। लोकल ऑथोरिटी की डेफिनेशन वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार समझ लेते हैं फटाफट। लोकल ऑथोरिटी की डेफिनेशन अब दे क्यों रखी, क्वेश्चन माइंड में उठता है। लोकल ऑथोरिटी की डेफिनेशन इसलिए दे रखी कि अगर आप पढ़ेंगे बहुत सारी एग्जामेशन मिलती हैं, टैक्स में छूटें मिलती हैं, तो अगर आप इसमें आते हैं लोकल ऑथोरिटी हैं, तो आपको कई जगह नहीं देना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है, तो क्या होती है लोकल अथॉरिटी, मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। एक तो पंचायत जो गांव में होती है, पंचायत एक लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे आप किसी शहर में रहते हैं तो जो नगर निगम होता है वो भी लोकल अथॉरिटी है, राइट। गांव में पंचायतें होती हैं, म्यूनसिपैलिटी भी लोकल अथॉरिटी है, कोई म्यूनसिपल कमेटी है, कोई जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, और एनी अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू, जैसे दिया गया है काम लीगली एंटाइटल्ड है वो कर सकती है, और इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्टेड का मतलब है किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी देना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्टेड जिम्मेदारी दी है, और एनी स्टेट गवर्नमेंट ने दिए विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल और लोकल फंड की, जो म्यूनसिपल है बॉडी है, लोकल चीज़ें उनकी मैनेजमेंट करेगी, जैसे रोड स्क्रीनिंग करना, ठीक है, ये सब काम। कंटेनमेंट बोर्ड छावनी होती है, राइट, छावनी बोलते हैं आर्मी की। कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है कोई रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो सकती है, कोई डेवलपमेंट बोर्ड हो सकता है, कोई रीजनल काउंसिल हो सकती है। तो ये लोकल अथॉरिटी होती है और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेफिनेशन। जनरली एग्जाम में लोकल अथॉरिटी का डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। हाँ, आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लोकल अथॉरिटी एक अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है फॉर द लोकल मैनेजमेंट पर्पज से, रोड्स को साफ सफाई करना, राइट, ठीक है, और चीज़ें, प्लॉट्स भी काटती है कई बार लोकल अथॉरिटी, प्लॉट्स भी बेचती है आपको, राइट। तो इन्हीं ने भी जीएसटी तो देना पड़ेगा, और काफ़ी एग्जाम्पशन इनके लिए अवेलेबल होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन की, तो पहले हम रफली समझ लेते हैं, फिर याद हो जाएगी आपको अपने आप। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल, और आप बोल सकते हैं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले वो जो आपको दे रहा है उसे आप क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। वो रुपए में भी आ सकता है, या तो वो रुपए देगा या कोई काइंड वस्तु देगा आपको, तो उसे आप कंसिडरेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्यों दे रखी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, यहाँ पे क्यों दे रखी है जीएसटी में। कंसिडरेशन की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, सप्लाई यानी सेल करेंगे, किसी को देंगे, तो ऑब्वियसली पैसे या चार्ज करेंगे, उससे कोई गुड्स मिलेगा, तो वो आपके लिए कंसिडरेशन, और तभी तो देंगे आप जीएसटी, राइट। अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दे रहे हैं, तो आप कोई ना कोई पैसे चार्ज कर रहे होंगे, कोई वस्तु मिल रही होगी आपको, कोई गुड्स मिल रहा होगा, तो वो कंसिडरेशन है, और तभी आप जीएसटी देंगे। अगर आप फ्री में किसी को सप्लाई करते हैं कोई चीज़, तो आप जीएसटी देने के लिए लायबल नहीं होते। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जो मैंने भी पढ़ाया था अभी फैमिली में, कि अगर फ्री में भी देंगे, कुछ एक्सेप्शन आएंगे जीएसटी में, कि अगर आप फ्री में भी देंगे चीज़ें तो भी जीएसटी देना है। पर 99% केसेस में जीएसटी तभी देना है आपको डिपार्टमेंट को, जब आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं। अगर आप कुछ ले रहे हैं सामने वाली पार्टी से फॉर सप्लाइंग आप पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, किसी गुड्स को सप्लाई करते समय या किसी सर्विस को देते समय, तो आपको जीएसटी देना होगा, राइट। इससे कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया, कंसिडरेशन होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर एक सप्लायर है, ये कोई सामान बेचता है, मिस्टर बी को बेच रहा है, ये बायर है। बायर को जीएसटी में क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट। बायर वर्ड तो है नहीं जीएसटी में, रिसिपिएंट मीन्स बायर हो गया समझने के लिए। सेलर को बोलते हैं सप्लायर। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई गुड्स बेच रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, राइट। तो कंसिडरेशन देगा, बी पैसे देगा, तो बी खुद भी दे सकता है पैसे, उसे भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। मान लो 2000 रुपीज़ का डिसाइड हुआ था, 2000 रुपये बी अपने पास से दे रहा है, तो ये भी कंसिडरेशन है। बी खुद नहीं दे रहा, पर इसके फादर दे रहे हैं, या इसकी मदर दे रही है, इसका दोस्त दे रहा है, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी कंसिडरेशन आप भी दे सकते हैं, या आपके बिहाफ पे कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन इमीडिएटली भी दिया जा सकता है, हो सकता है आप अभी दे दें फटाफट, या फिर आपने उधार सामान खरीदा, आप 2 महीने बाद भी दे सकते हैं।
क्लियर यहाँ तक? तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया जो आप चार्ज कर रहे हैं फॉर द गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, एनीथिंग यू आर गोइंग टू चार्ज, जो आप चार्ज करने जा रहे हैं फ्रॉम द रिसिपिएंट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपने उसे सप्लाई किया था, तो वो आपके कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब कई बार गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, सब्सिडी मतलब सहायता राशि, सब्सिडी, क्योंकि कई बार बहुत इंडिया में कई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कोई पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, बड़े लेवल पे पावर जनरेट करने, तो कुछ मशीनरी आपको इंडिया से बाहर से मंगानी पड़ती हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी चीज़ें इंडिया में नहीं बनती हैं, ऑल्दो बहुत चीज़ें बन रही हैं, पर फिर भी कुछ सर्टेन इक्विपमेंट हैं जो इसके लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं। अब वो मशीन मान लेते हैं 10 करोड़ की है, ठीक है, तो अगर इतनी महंगी मशीन है तो हर कोई तो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, पर इंडिया को डेवलप तो करवाना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप कोई पावर प्रोजेक्ट के लिए मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो 50% पैसा हम देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत महंगी मशीन है, आप पे लोड पड़ेगा तो कई लोग काम ही नहीं स्टार्ट करेंगे। बहुत से ऐसी जगह होती प्रोजेक्ट जिनमें गवर्नमेंट आपको अपने पास से पैसे देती है, फंडिंग करती है। तो अब जिस सप्लायर से, जिस भी पर्सन से आप सामान मंगवा रहे हैं, उसमें क्या होगा, 5 करोड़ तो आप देंगे और 5 करोड़ गवर्नमेंट देगी, राइट। तो जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है, ये जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट पे कर रही है, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। 5 करोड़ पे लगेगा जीएसटी, 5 अदर देन जो 5 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इस पे जीएसटी लगेगा। यानी जब बिल बनेगा तो 5 करोड़ के अमाउंट पे ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा, 10 करोड़ पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आप पढ़ चुके हैं इम्पोर्ट पे क्या लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इंपोर्ट करने पे आईजीएसटी लगता है, क्योंकि इंपोर्ट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अज्यूम किया जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है सामान, तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो सब्सिडी के अमाउंट पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अदर देन सब्सिडी जो अमाउंट है उसी पे जीएसटी लगेगा, चाहे सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको टाटा कंपनी सब्सिडी दे रही है, टाटा आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो टाटा कह रही है ठीक है तुम ऐसा करो, 10 करोड़ में तुम्हें पड़ रही है मशीन, 5 करोड़ तुम दो, 5 करोड़ हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है, अपने पास से। तो यहाँ टाटा गवर्नमेंट नहीं है, टाटा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, राइट। तो टाटा जो दे रही है सब्सिडी उस पर तो लगेगा जीएसटी, टोटल 10 करोड़ के अमाउंट पे लगेगा जीएसटी, उसे नहीं हटाया जाएगा। केवल गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट, उसी को हटाया जाता है कंसिडरेशन में से, उस पर जीएसटी नहीं लगता। हाँ, गवर्नमेंट के अलावा कोई डिपार्टमेंट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सब्सिडी दे रहा है तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, क्लियर। तो सब्सिडी कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि कोई पेमेंट आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो कर चुके हैं अभी दे रहे हैं, फ्यूचर में भी दे सकते हैं करने वाले, क्योंकि आपने कोई गुड्स या सर्विस अवेल की है, या तो आप दे सकते हैं, आपके भी यहाँ पे कोई भी पर्सन दे सकता है, ठीक है, वो कंसिडरेशन होगा। पर इसमें सब्सिडी का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है तो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले मिस्टर ए कोई प्रोडक्ट बेचता है, कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हैं या सर्विस देता है। मिस्टर बी एक बायर है, ये भी मान लेते हैं एक बार प्रोडक्ट बेचता है, नॉट बायर, ये दोनों सप्लायर है एक मार्केट में, ये भी सप्लायर है, सप्लायर 1 और ये है सप्लायर 2। अब दोनों की एक ही मार्केट में शॉप है, दोनों एक जगह ही शॉप है दोनों की मार्केट में। एक के पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या ए का नेचर अच्छा है, राइट, कोई भी रीज़न होता है। कई बार नेचर से आदमी आता है आपके पास कि आप अच्छा बिहेव करते हैं तो आपका प्रोडक्ट वो खरीदता है, या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और बी के पास कम कस्टमर आते हैं, दोनों की एक ही मार्केट में शॉप है, तो ऑब्वियसली बी जेलस करता है कि ये तो गलत हो रहा है। बी चाहता है किसी भी तरीके से ए यहाँ से चला जाए ताकि मेरे पास कस्टमर बढ़े। तो बी क्या करता है, ए को ऑफर करता है कि ये मार्केट छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हें अभी 50 करोड़ रुपीज़ देता हूँ। 50 करोड़ का ऑफर देता है बी ए को, ठीक है, कि ये मार्केट छोड़ के चले जाओ। वो एक डिसाइड होगा एज पर म्यूचुअली कि कहाँ पे वो कितने एरिया में ए बिजनेस नहीं कर सकता। बी ऑफर कर रहा है ए को कि मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम ये मार्केट छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। और ए मान जाता है, ए को लगता है कि कहीं वो दूसरी शहर में भी चल जाए, दूसरी जगह भी चला जाए, तभी वो अच्छा कमा सकता है, क्योंकि उसे बिलीव है अपने प्रोडक्ट्स पे। कुछ भी रीज़न हो सकता है पर ए एक्सेप्ट करता है। तो इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस, इसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन कॉम्पीट फीस। यानी अगर आप कंपटीशन कम करने के लिए किसी से कोई अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो नॉन कॉम्पीट फीस है।
ठीक है। तो यहाँ पे ए को पास पैसा आ रहा है 50 करोड़ और बी के पास से तो जा रहा है, तो बात हो रही है अभी ए की, पैसा तो ए को मिल रहा है। तो अगर आप किसी काम को नहीं करने के लिए, ये मना कर रहा है कि ठीक है मैं बिजनेस नहीं करूँगा, किसी काम को मना नहीं करने के लिए भी पैसे लेते हैं किसी से फोरबियरेंस, ठीक है, किसी काम को नहीं करने के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा जीएसटी में, और उस पर टैक्स लगेगा। यहाँ पे जीएसटी देना होगा 50 करोड़ पे, क्योंकि माना जाएगा ए सर्विस दे रहा है, बी को मौका दे रहा है, मार्केट छोड़ के जा रहा है, तो आप सर्विस दे रहे हैं बी को और बी आपको पैसा दे रहा है, तो ये भी कंसिडरेशन का पार्ट होगा। इनकम टैक्स में भी आप पढ़ते हैं, जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स, नॉन कॉम्पीट फीस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। बी के लिए इनकम, ए के लिए इनकम हो रही है, राइट, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ए को इनकम टैक्स भी देना होगा 50 करोड़ पर, और जीएसटी भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि किसी काम को करने के लिए हाँ करना या किसी काम को करने के लिए ना करना और उसके लिए पैसे चार्ज करना, उस पर जीएसटी लगेगा। किसी काम को करने के लिए हाँ करना है, जैसे आपको अपनी रिटर्न भरवानी है, राइट, आप सी के पास आते हैं और सी आपसे 10,000 रुपये लेता है कंसल्टेंसी चार्जेस, तो वो तो लगेगा ही जीएसटी, वहाँ तो आप सर्विस दे रहे हैं। पर अगर आप किसी काम को ना करने के लिए भी कि ठीक है मैं ये काम नहीं करूँगा, सामने वाली पार्टी से पैसा चार्ज करते हैं, तो उस पर भी आपको जीएसटी देना होगा। क्लियर? पर सेम चीज़, अगर कोई सब्सिडी रिसीव होती है किसी भी चीज़ के लिए, सब्सिडी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, सब्सिडी के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? तीसरा और लास्ट लॉजिक, कई जगह ऐसा होता है कि पहले हमें डिपॉजिट देना होता है कुछ, और तभी वो चीज़ हमें मिलती है। जैसे मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई एजेंसी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, तो आपने कोई डिपॉजिट दिया, किसी सप्लायर से आप सामान खरीद रहे हैं, सप्लायर मतलब किसी क्रेडिटर से आप सप्लाई कर खरीद रहे हैं, और वो सामान बहुत कम मिलता है मार्केट में, तो उस क्रेडिटर ने रूल बना रखा है कि जो आदमी पहले 10 लाख की एफडी करवाएगा, उसके यहाँ पे डिपॉजिट करेगा पैसा 10 लाख, उसी को सामान बेचेगा 10 लाख। तो आपने पहले 10 लाख डिपॉजिट करवाया उस क्रेडिटर के पास में, क्योंकि वो मार्केट में मिलता नहीं सामान, तो उस क्रेडिटर ने कंडीशन लगा रखी कि पहले 10 लाख रुपए का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। जैसे गैस के सिलेंडर पे भी डिपॉजिट देना होता है, बिजली के कनेक्शन पे भी डिपॉजिट देना होता है, ठीक है, 10 लाख का, और फिर आप सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपने 10 लाख का डिपॉजिट दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, फिर वो आपको आप नेक्स्ट ऑर्डर दे दें 5 लाख का सामान खरीद रहे हैं, तो इस पे तो लगेगा ही जीएसटी, जब वो बेचेगा आपको सामान तब तो लेगा ही वो आपसे जीएसटी। अब क्वेश्चन उठता है जो उसने डिपॉजिट लिया, जो सप्लायर है वो हमसे डिपॉजिट ले रहा है, और ये इस डिपॉजिट पे भी पैसे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि जनरली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेना बंद कर देंगे, सामान लेना बंद कर देंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाता है, राइट। जैसे हम गैस का कनेक्शन लेने जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, बट जब हम गैस का कनेक्शन सरेंडर कर देते हैं, यानी सिलेंडर वापस कर देते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस कर दिया जाता है, राइट। तो अगर सप्लायर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देगा, उसकी इंटेंशन है वापस करने की एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तब तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली गुड्स की वैल्यू और सर्विस की वैल्यू पे ही लगेगा जीएसटी। पर अगर फ्यूचर में जाके वो क्रेडिटर या सप्लायर सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफीट कर लेता है, जब्त कर लेता है आपका पैसा, क्योंकि माइट भी कोई डिफॉल्ट हुआ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी देना होगा। यानी अगर रिफंडेबल है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, तब तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं देना होगा जीएसटी। पर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंड नॉन रिफंडेबल है, उसे फॉरफिट कर लेता है, उसे ट्रीट करता है सप्लायर एज ए कंसिडरेशन का पार्ट, तो उस पर जीएसटी देना होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ, यानी आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ आपको उससे मिल रहा है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो कैश के फॉर्म में मिल रहा है, उसे कंसिडरेशन बोलेंगे। कंसिडरेशन इमीडिएटली भी दिया जा सकता है, आप भी दे सकते हैं, आपके बिहाफ पर आपका कोई फ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे सकता है कंसिडरेशन को। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे, सब्सिडी रिसीव होती है आपको गवर्नमेंट से, वेदर स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है, सब्सिडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, सब्सिडी के अमाउंट पे नहीं देना होगा जीएसटी। दूसरा आपने पढ़ा था किसी काम को करने के लिए हाँ करना या किसी काम को करने के लिए ना करना, और उसके बदले सामने वाली पार्टी से पैसे आप चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी सर्विस माना जाएगा कि आप सर्विस दे रहे हैं, वो भी कंसिडरेशन है और उस पर भी लगेगा जीएसटी, ठीक है। पर वही अगेन सब्सिडी मिल रही है अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो सब्सिडी के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह कई जगह आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कोई गैस का कनेक्शन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहे हैं, टेलीफोन कनेक्शन ले रहे हैं, बहुत सी जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तभी वो चीज़ आपको मिलती है।
होती है। तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो ले रहा है सप्लायर आपसे, अगर वो रिफंडेबल है, वो वापस कर देगा पैसा, चाहे वो कभी भी करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने लिया है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लेता है, अपने पास रख लेता है, ठीक है, वो रिफंड नहीं करेगा, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। अब हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो आपने गुड्स सप्लाई किया, सर्विस किया, दोनों, उनके संबंध में एनी पेमेंट मेड, या तो आप पेमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी और टू बी मेड फ्यूचर में करेंगे। उधार भी तो खरीद सकते हैं सामान, पेमेंट तो बाद में भी हो सकता है। तो या तो आप कर चुके हैं और टू बी मेड करेंगे, वेदर इन मनी, या तो पैसे में देंगे, और अदरवाइज काइंड में भी दे सकते हैं, वस्तु के तौर पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इस वजह से, इन रिस्पॉन्स टू, इसलिए, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, या तो आपने कोई सप्लाई मिली है आपको गुड्स की हुई है, सर्विस की बोथ, वेदर बाय रेसिपिएंट, कंसिडरेशन या तो बायर दे सकता है, रेसिपिएंट यानी बायर, और बाय एनी अदर पर्सन, कोई भी दे सकता है, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड एटसेट्रा, बट शैल नॉट इंक्लूड, पर कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी, एनी सब्सिडी, कोई भी सहायता राशि, गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई सहायता राशि देती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगी, यानी सब्सिडी के अमाउंट पे नहीं लगेगा जीएसटी। नेक्स्ट, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, कोई काम करने के जो वैल्यू है, और फोरबियरेंस यानी मना करना, किसी काम को करने के लिए हाँ कर रहे हैं, किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, इस वजह से ऑफ सप्लाई हो रहा है गुड्स का, सर्विस बोथ, वेदर बाय रेसिपिएंट, ठीक है, या तो आपको मिल रही है वैल्यू, और बाय एनी अदर पर्सन, कोई भी दे सकते हैं, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सब्सिडी पे नहीं लगेगा। बताया था नॉन कॉम्पिट फीस, किसी काम को करने के लिए हाँ करना है, किसी काम को करने के लिए ना करना, उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं आप, ठीक है, पैसे कोई भी दे सकता है, तो रेसिपिएंट दे सकते हैं, उसके बिहाफ पे कोई भी दे सकता है, पर वो उस पर आपको जीएसटी देना होगा। पर अगर सब्सिडी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट से, तो सब्सिडी के अमाउंट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह डिपॉजिट का बताया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाउएवर अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर कोई डिपॉजिट दिया जाता है किसी गुड्स या सर्विस के बदले, बोथ शैल नॉट बी कंसिडर एज ए पेमेंट, उसे पेमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा, मेड फॉर सच सप्लाई, अनलेस, जब तक कि द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन, जब तक कि सप्लायर उसे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मान लेता फॉर सेट सप्लाई, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 31, क्लियर। तो अगर कोई डाउट है आपको, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।